इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी? उसके 10 पॉइंट्स। स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, बैकवर्ड थी, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस था, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस था, रैम्पेंट पॉवर्टी थी, लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, कलोनियल इकोनॉमी थी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर कैसा हो रहा है, और यहाँ पर पॉवर्टी, पीपल डोंट हैव शेल्टर। ओके, industrial sector, how was the industrial sector? See, this much of pollution was there. Now, agriculture sector on the eve of independence, सबसे important एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस से पहले? ओके, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट पॉइंट इज लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टोटल आउटपुट या टोटल कितने ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए हैं एक, मतलब पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे। ओके, प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल आउटपुट विच प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। ओके, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टोटल आउटपुट, और प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? पर हेक्टेयर ऑफ लैंड में कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, उस टाइम पर प्रोडक्शन या टोटल आउटपुट भी ग्रेन्स का जो था वो क्या था? कम था, और प्रोडक्टिविटी भी क्या थी? बहुत ही कम थी इंडिपेंडेंस जब हुई उस टाइम पर। इफ़ अरोज ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ मीन्स ऑफ एज वेल एज इंसेंटिव ऑन पार्ट ऑफ कल्टिवेटर द पीजेंट्स। उस टाइम पर कल्टिवेटर और पीजेंट की कंडीशन बहुत ख़राब थी, है ना। उनको कोई भी इंसेंटिव नहीं था। जो भी प्रोडक्शन वो करते थे उसका मेजॉरिटी पोर्शन कौन ले रहा था? ज़मींदार। इसलिए उस टाइम पर टोटल प्रोडक्शन भी कम था, प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी। तो इस चीज़ को आप एक टेबल के थ्रू समझ सकते हैं। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट राइस, अ कंपैरिजन बिटवीन लेवल्स इन 1947 और 2018 के कंपैरिजन में। तो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर 1947 में 660 है, और 1819 में 3408। राइस 665, अब कितने होगी? 2665। प्रोडक्शन जो है इन लाख टन्स, तो 1947 में केवल 64 था, और 1890 में 991। और राइस का 220 है प्रोडक्शन टोटल, और इधर है 1156। ओके, तो टेबल 1 हमें शो कर रही प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट, जो 5.2 टाइम्स लोअर इन 1947 एज कम्पेयर टू 18 और 19। 18 और 19 के कंपैरिजन में कितनी लोअर थी 1947 में? प्रोडक्टिविटी 5.2 टाइम्स। और जो प्रोडक्टिविटी थी राइस की वो 4 टाइम्स कम थी 1947 में एज कम्पेयर टू 18 और 19। और जो लेवल ऑफ आउटपुट है वीट का वो 15.5 टाइम्स लोअर था, और जो राइस है उसका कितना लो था? 5.3 टाइम्स लोअर था 1947 में एज कम्पेयर टू 18 और 19। ओके, तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही कम थी। प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट, और प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, मतलब उस टाइम पर कौन कौन से वो इकोनॉमिस्ट्स थे जिन्होंने हमारी इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट करी थी, और एक पर्सन की इनकम पर कैपिटा इनकम भी क्या करी थी? कैलकुलेट करी थी। तो नोटेबल इकोनॉमिस्ट्स हु एस्टिमेटेड इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम वर दादा भाई नारोजी, विलियम दिग्बे, फिंडले सिरस, VKRV Rao and RC Desai. Most of them find that during the first half of the 20th century, growth rate of national income and per capita income was less than 2% and 0.5% respectively. इन्हीं लोगों ने पता लगाया था कि जो फर्स्ट हाफ था 20th सेंचुरी का, उस टाइम पर जो हमारी नेशनल इनकम की, मतलब हमारी पूरी कंट्री की जो इनकम थी उसकी ग्रोथ रेट और जो एक पर्सन की इनकम की ग्रोथ है वो बहुत कम है, मतलब 2% और 0.5% से भी कम है। ओके, नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी।
जो एग्रीकल्चर है उसने शो करा है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, कुछ भी फिक्स ना होना, ठीक है। कितना आउटपुट होगा, कितनी खेती होगी, वो कुछ भी फिक्स नहीं था, ठीक है। क्योंकि हमारी जो खेती थी उस टाइम पर किस पर डिपेंडेंट थी, रेनफॉल पर, ठीक है। अगर अच्छी बारिश होगी तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा, अच्छा, ओके। और अगर रेनफॉल पुअर होगी तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा, पुअर, ठीक है। कोई एफर्ट नहीं किया गया था ब्रिटिश रूल का डेवलप करने के लिए परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। कोई वेल्स या कैनाल्स परमानेंट डेवलप नहीं किए गए थे, ओके। ओनर्स ऑफ द सॉइल वर्सेस टिलर्स ऑफ द सॉइल। जो ओनर थे ज़मीन के, सॉइल के, वो कौन थे, ज़मींदार। और जो टिलर्स थे सॉइल के, वो कौन थे, पीजेंट्स। मतलब जो ओनर थे वो ज़मींदार थे और टिलर्स कौन थे, पीजेंट्स। मतलब जो पीजेंट्स थे वो काम करते थे ज़मींदार्स की फार्म पर, ओके। ओनर्स ऑफ द सॉइल वर द ज़मींदार्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल वर पीजेंट्स एंड लेबरर्स हु वर्कड ऑन द फार्म्स ऑफ ज़मींदार्स। ज़मींदार्स की फार्म्स पर टिलर्स, पीजेंट्स और लेबरर्स क्या करते थे, वर्क करते थे। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब उस टाइम पर जो फार्मिंग हो रही थी वो सब्सिस्टेंस हो रही थी। सब्सिस्टेंस मतलब हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए, बस हमारी ज़रूरत को पूरी करने के लिए फार्मिंग हो रही थी। एक्स्ट्रा या सरप्लस फार्मिंग जिसे हम मार्केट में बेच सकें वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए गरीबी और ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। बैकवर्डनेस और ज़्यादा रह रही थी। तो डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। Subsistence farming is a form of farming in which the crops are produced to provide for the basic needs of the family. There is little surplus left for sale in the market, implying a lack of commercial outlook. कमर्शियली हम एक्स्ट्रा सरप्लस मार्केट में नहीं बेच पाते थे। अकॉर्डिंगली बैकवर्डनेस प्रिवेल्ड एंड पॉवर्टी डोमिनेटेड। इसके कारण क्या हो रहा था, बैकवर्डनेस था और पॉवर्टी था। गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। जो एग्रीकल्चर था ब्रिटिश राज में उस टाइम पर क्या था, एक गल्फ था, किसके बीच में, ओनर्स ऑफ द सॉइल के बीच में और टिलर्स ऑफ द सॉइल के बीच में। वाइल द ओनर्स शेयर द आउटपुट, दे सेल्डम हार्डली शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दे वर मियरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम इन द टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ आउटपुट। द टिलर्स ऑफ द सॉइल वर मियरली गिवन इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। मतलब जो ओनर्स थे सॉइल के और जो टिलर्स थे सॉइल के, ओके, उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप का था, क्योंकि जो ओनर्स थे सॉइल के वो टिलर्स से क्या करते थे, ज़्यादा शेयर ऑफ आउटपुट ले लेते थे और उनके पास, टिलर्स के पास या पीजेंट्स के पास कुछ थोड़ा ही बचता था, ठीक है। मतलब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी शेयर नहीं करते थे। बस जो ज़मींदार्स थे वो अपना मैक्सिमम रेंटल इनकम उसमें से निकाल लेते थे और जो टिलर्स थे वो सरवाइव भी नहीं कर पाते थे, थोड़ा ही उनके पास सब्सिस्टेंस के लिए बचता था। इनडेप्टनेस ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल एंड कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन ऑफ द ओनर्स ऑफ द सॉइल। मतलब जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, जो सॉइल पे काम कर रहे थे, वो कर्ज के जाल में फंस गए थे। इनडेप्टनेस मतलब कर्ज के जाल, उधार के जाल में फंस गए थे। और जो ओनर्स ऑफ द सॉइल, जो ज़मींदार थे, वो क्या कर रहे थे, वो ही सब कुछ कंज्यूम कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाइल टिलर्स ऑफ द सॉइल कन्फ्रंटेड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मतलब ब्रिटिश राज के दौरान जो फार्मर्स लैंड पे काम करते थे, जो लेबरर्स थे, जो पीजेंट्स, टिलर्स थे, वो सब क्या थे, गरीबी में थे और उन्होंने इस चीज़ को अपना जीवन ही मान लिया था, इंडेटनेस को, उधार को, ठीक है। और जो ओनर्स थे सॉइल के वो क्या करते थे, अपने फ़ायदे के लिए कंजम्पशन करते जा रहे थे, ठीक है। द टिलर्स ऑफ द सॉइल व्यूड एग्रीकल्चर मियरली एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। मतलब जो एग्रीकल्चर था फार्मर्स, पीजेंट्स के लिए, वो उनको केवल खाने की चीज़ें दे सकता था, उनका बस नीड ही पूरी कर सकता था, ठीक है। थोड़ा बहुत उनको खाने का मिल जाता था फार्मिंग करने से। The owners of the soil viewed it as a hereditary source of income without investment. और जो ज़मींदार थे वो समझते थे कि ये तो हमारा हक है, हमें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हमें हेरिडिटी में ये सब कुछ मिल रहा है।
मतलब वो बिना मेहनत के उनको चीज़ें मिल रही थी ज़मींदार्स को। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, जो लैंड होल्डिंग्स थी वो भी क्या थी, बहुत छोटी थी और फैली हुई थी, पीसेज में थी, ठीक है। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स मतलब पीस हियर एंड पीस देयर, एक टुकड़ा इधर है एक टुकड़ा उधर है। अकॉर्डिंगली मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक यील्डिंग लो आउटपुट एट अ हाई कॉस्ट। बहुत सारी लैंड होल्डिंग्स क्या थी, अनइकोनॉमिक थी, बहुत लो आउटपुट और वो भी कॉस्ट ज़्यादा। 6 लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश रूल। लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था ब्रिटिश रूल में, एक यूनिक सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का। एक ट्राइंगुलर रिलेशनशिप थी गवर्नमेंट ओनर ऑफ द सॉइल और टिलर ऑफ द सॉइल। लैंड रेवेन्यू सिस्टम मतलब वही ज़मींदारी सिस्टम जिसमें एक ट्राइंगल है, ठीक है। और उस ट्राइंगल में कौन कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ओनर ऑफ द सॉइल है और टिलर ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो ये ज़मींदारी सिस्टम का पहला फीचर क्या है, ज़मींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल। ज़मीन का मालिक कौन था, ज़मींदार्स। द ज़मींदार्स वर टू पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू, मतलब ज़मींदार्स को एक फिक्स्ड सम किसको देना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। द ज़मींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल एज दे कुड। अब ज़मींदार को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिक्स करा है, तुम कितना भी चाहो उतना तुम ले सकते हो फार्मर्स से, पीजेंट्स या टिलर्स ऑफ द सॉइल से। द इम्प्लीकेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम वर अलार्मिंग फॉर द फार्मर्स एंड द फार्मिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। मतलब इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण क्या इफेक्ट हुआ वो, तो पहला क्या है, अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन हुआ, शोषण हुआ, किसका, पीजेंट्स का, फार्मर्स का, टिलर्स का सॉइल पर, किसके द्वारा, ज़मींदार्स के द्वारा। जो लैंड रेवेन्यू के रेट थे वो बार बार बढ़ा दिए जाते थे, ठीक है, ज़मींदार के द्वारा, ठीक है। टिलर्स वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंड लेबरर्स, धीरे धीरे टिलर्स का स्टेटस क्या हो गया कि वो क्या बन गए, लैंडलेस लेबरर्स, बिना ज़मीन के लेबर बन गए टिलर्स। एज द लैंडलेस लेबरर्स द टिलर्स मियरली गॉट सब्सिस्टेंस वेज इन काइंड, मतलब ये जो लैंडलेस लेबरर्स है, जो टिलर्स थे, उनको केवल अपने नीड को पूरी करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए केवल थोड़ा सा ही वेज दिया जाता था, वो भी काइंड में। काइंड मतलब गेहूँ अनाज जो उन्होंने उगाया है वो थोड़े बहुत उनको देते थे, ओके। बैकवर्डनेस ऑफ टिलर्स एज लैंडलेस लेबरर्स meant that they had no means and little interest in improving agriculture। मतलब वो टिलर्स इतने बैकवर्ड हो गए थे कि उनके पास कोई ज़रिया नहीं था कि वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकें। और जो ज़मींदार्स थे वो क्या थे, एक बहुत ही लग्जरियस, एक लैविश लाइफस्टाइल जी रहे थे, और वो सारा जो रेवेन्यू था उसको वो लग्जरीज ऑफ लाइफ में क्या कर रहे थे, स्पेंड कर रहे थे, ठीक है। जो इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज टोटली नेग्लेक्टेड। जो एग्रीकल्चर का इम्प्रूवमेंट करना था उसे बिल्कुल नज़रअंदाज ही कर दिया गया था। फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है शिफ्ट करना फ्रॉम कल्टिवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टिवेशन फॉर द मार्केट। खुद के लिए कल्टिवेशन करना, खुद के लिए खेतों पर उगाने की बजाय मार्केट में बेचने के लिए खेतों में चीज़ें उगाई जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, कैश क्रॉप्स को उगाया गया इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, ठीक है। अब कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, कॉटन, जूट, शुगर केन, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पर, ठीक है। तो फार्मर्स को फोर्स किया गया कि वो क्या करें, कमर्शियल क्रॉप्स उगाएं, जैसे इंडिगो है, कॉटन है, ये सब है ना। और जो सब्सिस्टेंस क्रॉप्स है जैसे राइस और वीट उसको बंद कर दें और कमर्शियल क्रॉप्स उगाएं जैसे इंडिगो, ठीक है। अब ये जो इंडिगो थी उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। कपड़े बनाने की इंडस्ट्री में इंडिगो की बहुत रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि उससे क्या होता था, डाई होती थी और ब्लीच होती थी, टेक्सटाइल कलर होता था, ठीक है। तो जो फार्मर्स थे उन्हें लालच दिया जाता था कि वो एडवांस पेमेंट कर देंगे अगर वो इंडिगो को कल्टीवेट करेंगे, ठीक है। द फार्मर्स वर आइदर ल्यूड और फोर्स टू एक्सेप्ट, या तो उनको लालच देंगे या फिर उनको फोर्स किया जाता कि वो
एक्सेप्ट करे एडवांस पेमेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ इंडिको. इट एक्सपोज द सब्सिस्टेंस फार्मर्स टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट. अब इसने जो सब्सिस्टेंस फार्मर को किस तरफ एक्सपोज कर दिया, अनसर्टेनिटीज़ में, जहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है. पहले उनके पास कम से कम ग्रेन तो होता था, ठीक है. वाइल अर्लियर दे वुड ग्रो ग्रेन फॉर देयर फैमिली कंजम्पशन, नाउ दे नीडेड कैश टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट. पहले कम से कम वो जो खेतों में ग्रेन होता था वो खुद कंज्यूम कर लेते थे. अब तो उन्हें पैसा चाहिए, ठीक है, जिससे वो मार्केट से ग्रेन परचेज कर सकें. बट दे वुड सेल्डम हैव कैश ओइंग टू देयर माउंटिंग इंडेटनेस. लेकिन उनके ऊपर इतना कर्ज था कि उनके पास पैसा होता ही नहीं था. और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि वो एक साइकिल में फंस गए उधार के, ठीक है, परपेचुअल. और उसके कारण क्या हो गया, फार्मिंग रुक गई, स्टैग्नेंट हो गई, ठीक है. तो इन शॉर्ट में देखा जाए जो इंडिया का एग्रीकल्चर था वो बैकवर्ड भी था और स्टैग्नेंट, रुका हुआ भी था. बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. बैकवर्डनेस में क्या है, लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ओइंग टू ह्यूज डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल. कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है, कुछ भी पक्का नहीं है, रेनफॉल पर डिपेंडेंट है. डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब हमारी बेसिक नीड को पूरी करने के लिए हम खेती कर रहे हैं. स्मॉल और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग. ओके. स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. स्टैग्नेशन कैसे है, गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज और फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. ओके. फेमाइन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. फेमाइन का मतलब क्या होता है, फूड की कमी, शॉर्टेज की कमी. क्रॉप फेलियर के कारण भूखमरी और स्टारवेशन फैल गया, उसे क्या कहते हैं, फेमाइन. फेमाइन मतलब फूड की कमी, भूखमरी और स्टारवेशन फैल गया है क्रॉप फेलियर के कारण. थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल मोस्ट इंडियंस ऑलवेज लिव्ड ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन. मतलब पूरे ब्रिटिशर्स के पीरियड के दौरान बहुत सारे लोग भूखे रहे हैं, ठीक है, और भूख के कारण मर भी गए हैं. फ्रॉम 1760 till 1943 इंडिया वॉज हिट बाय टेरिबल फेमाइंस ऑन अ रेगुलर बेसिस. अब 1760 से 1943 में बहुत सारे फेमाइंस आए हैं, ठीक है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट अमंग्स दोज वॉज द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल. जो सबसे बड़ा था फेमाइन कौन सा था, ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल 1769 से 70 में, विच क्लेम्ड अ लार्ज टोल ऑफ लाइफ्स, जिसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी. मोर देन 85 मिलियन पीपल, 85 मिलियन पीपल से ज़्यादा की डेथ हो गई थी बार बार फेमाइंस होने के कारण. इन कॉन्ट्रास्ट देयर हैव बीन नो फेमाइन रिलेटेड डेथ सिंस इंडिपेंडेंस. और जो इंडिपेंडेंस है उसके बाद कोई भी फेमाइन हमारी इंडिया में नहीं आया एज सच. तो ये बंगाल फेमाइन 1943 की पिक्चर है. तो प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर, तो ब्रिटिश पीरियड के पहले जो एग्रीकल्चर था तो वो कैसा था, बैकवर्ड, स्टैग्नेंट, नॉन वाइब्रेंट. एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज शार्पली कॉन्ट्रास्टेड विथ प्री ब्रिटिश. Prior to British Raj in India, rural India was described as a system of self-contained village communities. These village communities include farmers and functionaries. British Raj से पहले जो गांव के एरियाज थे वहाँ पर एक सिस्टम था सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटीज़ का, ठीक है. अब इन कम्युनिटीज़ में कौन थे, फार्मर्स और फंक्शनरीज थे. ये जो फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे, क्रॉप फार्मिंग करते थे, कैटल फार्मिंग करते थे, ठीक है, और रेंडर करते थे एसेंशियल सर्विसेज दैट ऑफ ब्लैकस्मिथ्स, गोल्डस्मिथ, वॉशरमैन और शो मेकर्स. अब उस टाइम पर ब्रिटिश के पहले कोई ज़मींदार नहीं हुआ करते थे स्टेट और फार्मर्स के बीच में, और जो फार्मर्स थे वो डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू किसे पे करते थे, किंग्स को. प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी वर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इन रूरल इंडिया. मतलब उस टाइम पर प्रॉस्पेरिटी भी थी और स्टेबिलिटी थी, ठीक है. इसलिए जो फ्रेंच ट्रैवलर था बर्नियर डिस्क्राइब बंगाल इन 17th century एज रिचर दैन इजिप्ट. जो फ्रेंच ट्रैवलर था बर्नियर, उसने बंगाल को 17th century में क्या बोला था कि इजिप्ट से भी ज़्यादा रिचर है. प्रोड्यूसिंग एम्पली फॉर सेल्फ कंजम्पशन, एक्सपोर्टिंग इन अबंडेंस. ओके, सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो कर पा रहे थे और एक्सपोर्ट भी कर पा रहे थे एक्स्ट्रा चीज़ों को, ठीक है.
मतलब ब्रिटिशर्स के पहले जो एग्रीकल्चर था वो बैकवर्ड स्टैगनेंट तो था, लेकिन उस टाइम पर जो गांव वाले खेती कर रहे थे वो इतना कर पाते थे कि वो अपना खुद का नीड पूरी कर सकें। ठीक है, उस टाइम पर कोई ज़मींदारी सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो फार्मर्स डायरेक्टली जो भी रेवेन्यू था वो किसे देते थे, किंग्स को देते थे। लेकिन उस टाइम पर तो भी जो गांव का एरिया था, रूरल एरिया, वो प्रॉस्परस था और स्टेबल था। ठीक है, और उस टाइम पर जो फ्रेंच ट्रैवलर थे बर्नियर, उन्होंने क्या बोला था कि जो बंगाल है 17th सेंचुरी में वो इजिप्ट से भी ज़्यादा क्या है, रिच है, क्योंकि वहाँ पर सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी था और एक्स्ट्रा भी था। I hope that through this video you understood the agriculture sector on the eve of independence. Thank you.